हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है, पहला लाइट था, उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा, छोटा सा चैप्टर है, पूरा पूरा कंसेप्ट पर बेस्ड है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप आराम से ये चैप्टर याद कर सकते हो। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन आई। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा आज ह्यूमन आई। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई की डेफिनेशन क्या है बेटा? ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। मैंने तो बेटा डिटेल में लिखा हुआ है, आप मेन मेन पॉइंट अगर ये याद करना तो ये भी कर लेना, अगर आपको अपने सिखाया तो मेन मेन पॉइंट आप नोट डाउन करके याद कर सकते हो। तो ह्यूमन आई जो है बेटा, वैल्यूएबल तो है ही है और सेंसिटिव है। इट इनेबल अस टू सी द वर्ल्ड एंड द कलर अराउंड अस। तो इससे हम क्या कर सकते हैं बेटा? आसपास देख सकते हैं, आसपास की दुनिया को, और कलर देख सकते हैं। ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा, ये कैमरा की तरह है। इट्स लेंस फॉर्म एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन का रेटिना। तो इसका जो लेंस है बेटा, वो इमेज किस पे बनाता है? स्क्रीन पे बनाता है, जिसको रेटिना बोला जाता है। ह्यूमन आई, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर इसकी वर्किंग भी देखेंगे। सबसे पहले आता है बेटा आई बॉल। हमारा जो आई है वो स्फेरिकल होता है शेप में और उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए था कि हमारा जो आई बॉल है बेटा, आंख होती है, वो स्फेरिकल होती है शेप में। यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ है। फिर आएगा बेटा कॉर्निया, सबसे पहला जो इसका पार्ट है। फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया। तो आपकी आंख का जो फ्रंट हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा है, उसको क्या बोलते हो? जो आपको दिख रहा है बेटा सामने वाला हिस्सा, जो आप जब किसी आंख देखते हो ना बेटा, तो जो फ्रंट पार्ट आपको दिख रहा है सामने वाला हिस्सा, उसको हम कॉर्निया बोलेंगे। विच इज वर्स्ड आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ निकला। तो अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो ये वाला हिस्सा जो बाहर निकला हुआ है, ठीक है, ये है ना स्फेरिकल शेप, ये थोड़ा बाहर निकला हुआ, दिस इज योर कॉर्निया। लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू बी सीन एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखना है बेटा, वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट आएगी वो आपकी आंखों में जाएगी थ्रू कॉर्निया, इसके थ्रू एंटर करेगी। एंड स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विद a liquid called aqueous humor। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा, aqueous humor वाला, एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है कि जो कॉर्निया और जो आई लेंस है उसके बीच में स्पेस है ना, उसमें एक लिक्विड है, उसका नाम क्या रहता है? एक्वस ह्यूमर। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा आइरिस। Behind the cornea is a circular diaphragm called iris with a hole in its center called pupil। अगर आप कॉर्निया के पीछे जाओगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा बेटा? आइरिस मिलेगा और उसके सेंटर में होल होगा जिसको प्यूपिल कहते हैं। अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये जो दिख रही है ना, ये वाला, ये और ये पोर्शन, दिस इज योर आइरिस, और इसके सेंटर में ये जो स्पेस दिख रहा है, दिस इज योर प्यूपिल। आइरिस हैज मसल एंड कलर पिगमेंट। तो आइरिस के मसल्स होते हैं और कलर पिगमेंट होती है। ये आपकी आंखों का जो कलर है ना बेटा, वो सारे का सारा आइरिस पे डिपेंड करता है। अगर ये रेड कलर के हैं तो आंखें रेड कलर, ब्लू है तो ब्लू कलर की। अगर कोई बोलता है आपकी आंखों का रंग ब्लैक कलर है, इसका मतलब उसके आइरिस जो है वो ब्लैक कलर की है। कलर ऑफ द आई डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ द पिगमेंट। फंक्शन ऑफ द आइरिस इज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब इसका फंक्शन क्या है वो याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आइरिस का फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन क्या है बेटा? कंट्रोल भी करेगा और रेगुलेट भी करेगा। कितनी लाइट हमारी आंखों में आएगी उसे ये कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है? प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके, है ना। ज्यादा लाइट लानी है तो बड़ा कर देगा, कम लानी है तो छोटा कर देगा। ठीक है। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ आउटसाइड लाइट इज हाई, जब बाहर बड़ी तेज धूप होती है तो प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि कम लाइट एंटर कर सके। जब इंटेंसिटी बाहर, लाइट जो बाहर वो लो होती है, तो प्यूपिल जो होता है बेटा एक्सपैंड कर जाता है ताकि ज्यादा रोशनी हमारी आंखों में आ सके। तो आपने देखा होगा बेटा, कभी भी धूप में निकलो तो आंखें आप एकदम छोटी छोटी कर लेते हो, है ना। दूसरा बेटा, अगर कभी अंधेर है, डिम लाइट में हो, तो आंखें आप हमेशा बड़ी बड़ी कर देते हो। तो वही ये सारा बता रहा है क्यों होता है ऐसा, ताकि लाइट जो है वो ज्यादा आ सके या फिर कम आ सके। नेक्स्ट बेटा आई लेंस। बिहाइंड द प्यूपिल देयर इज डबल कन्वेक्स लेंस कॉल्ड द आई लेंस। अब प्यूपिल के पीछे आपको क्या मिलेगा? एक डबल कन्वेक्स लेंस कॉल्ड आई लेंस। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बेटा।
एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आपकी आंखों में जो लेंस है वो कौन सा होता है, तो वो कन्वेक्स लेंस होता है। दिस लेंस इज मेड अप ऑफ जेली लाइक मटेरियल एंड इज हेल्ड इन पोजीशन बाय द सिलियरी मसल्स। ये जो लेंस है बेटा किससे बना हुआ है? जेली लाइक मटेरियल से, और इसको इसकी पोजीशन भी किसने रखा हुआ है? सिलियरी मसल्स ने रखा हुआ है। ठीक है, तो इस लेंस को बेटा किसने पकड़ के रखा हुआ है? सिलियरी मसल्स। ओके, व्हेन द सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स, जब ये रिलैक्स होंगे तो आई लेंस बिकम थिन। रिलैक्स मतलब दूर दूर जाएंगे, तो ऑब्वियसली बेटा अगर आप धागे को खींचोगे, जब वो दूर दूर जाएंगे तो हमारा लेंस जो है वो थोड़ा थिन हो जाएगा, वो खींचेगा वो, तो खींचने से क्या होगा? थिन हो जाएगा, तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा पावर किसके बराबर होता है? 1/f। तो अगर फोकल लेंथ बढ़ गई तो पावर ऑफ लेंस जो है वो कम हो जाएगी, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। जब सिलियरी मसल्स आर टेंस, जब वो टाइट होंगे तो आई लेंस जो होगा वो थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज और कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करेगी। स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना फिल्ड विद लिक्विड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। तो ये भी याद रखिए बेटा, आई लेंस और रेटिना के बीच का स्पेस है, उसमें जो लिक्विड है उसका नाम है विट्रस ह्यूमर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आ गया बेटा रेटिना। बिहाइंड द आई लेंस देयर इज अ स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। आई लेंस के पीछे अगर जाओगे तो आपको एक स्क्रीन मिलेगी, ठीक है, जिसको का नाम क्या है? रेटिना, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। आई लेंस जो है हमारा, ये इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की ऑन द रेटिना। ये इमेज जो बनाएगा ना आपका, जो लेंस इमेज बनाएगा रेटिना, वो कैसी होगी बेटा? इन्वर्टेड होगी और रियल इमेज होगी। रेटिना इज डेलिकेट membrane containing enormous amount of light sensitive cell in the form of rod and cone। अब रेटिना जो है बेटा एक मेम्ब्रेन है, इसमें आपको दो तरह के सेल मिलते हैं, एक रॉड शेप में, कोन शेप में। रॉड टाइप सेल जो होते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के सेंसिटिव होते हैं वो, और जो कोन टाइप सेल है वो कलर ऑफ लाइट के उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको सेंसिटिव होते हैं। These cells get activated upon illumination and generate electrical signal which are sent to the brain by optic nerve। अब ये सेल क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाती हैं जैसे इन पे लाइट पड़ती है, फिर सिग्नल भेज देती है ब्रेन को थ्रू ऑप्टिक नर्व। ब्रेन जो है प्रोसेस करेगा इस इंफॉर्मेशन को और हमें ऑब्जेक्ट परसीव कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन वहां से आएगी। लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट ऑन द रेटिना इज कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट। तो हमारे रेटिना बेटा एक ऐसा स्पॉट रहता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, और ये स्पॉट कहाँ पे है? जहां पे आपकी नर्व जो है वो एंटर करती है आई बाल पे, जहां पे ऐसा बोल सकते हैं जंक्शन ऑफ रेटिना एंड जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जो जंक्शन होता है ना, उसको बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी इमेज बनेगी तो दिखेगी नहीं, ये सबसे कम सेंसिटिव पोर्शन रहता है। ठीक है, तो ये बोला गया इट इज अ स्पॉट वेयर नर्व एंटर द आई बॉल। अब आगे चलते हैं बेटा, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई कैसे काम करता है? लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया एंड फॉल ऑन द आई लेंस थ्रू द प्यूपिल ऑफ द आई। जो भी लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से बेटा आपकी आंखों में जाएगी कॉर्निया के थ्रू, और फिर वहां से कहाँ गिरेगी बेटा? आपके प्यूपिल पे गिरेगी। फॉल ऑन द आई लेंस पे गिरेगी, लेकिन थ्रू द प्यूपिल, प्यूपिल को क्रॉस करेगी, उसके पीछे क्या रहता है? आई लेंस, उस पे गिरेगी। आई लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस है, तो वो रियल, इन्वर्टेड और छोटी इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की रेटिना पर। ये कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, द सेल्स इन द रेटिना get activated by light falling on the retina and generate electrical signal which are sent to the brain by optic nerve। जो सेल होंगे बेटा रेटिना में, जो रॉड टाइप और कोन टाइप दो तरह के होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे उस पर लाइट गिरेगी, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएंगे, फिर वो ब्रेन को चला जाएगा थ्रू ऑप्टिक नर्व। ब्रेन जो है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और फिर हम क्या करेंगे बेटा? परसीव करेंगे ऑब्जेक्ट को विदाउट इन्वर्जन। हमें जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो सीधा दिखेगा। ठीक है, जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, लेकिन जब ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगा, सिग्नल आएगा, तो हमें सीधा देगा, ब्रेन उसको प्रोसेस करके देगा। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था बेटा ह्यूमन आई का, ह्यूमन आई, उसके अलग अलग पार्ट्स और वर्किंग। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो पहले समझते हैं बेटा परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जब भी हम कोई चीज देखते हैं बेटा, उसको अगर हम हटा भी दें अपनी आंखों के सामने से, तो भी हमारे दिमाग में थोड़ी देर तक उसकी इमेज जो है वो बनी रहती है, इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, कि एक इल्यूजन जो है हमारे दिमाग में बना रहता है अगर उस ऑब्जेक्ट को हम अपनी आंखों से हटा भी दें।
और कितनी देर तक बना रहता है बेटा, 1 सेकंड का 16वां हिस्सा, 1/16 ऑफ ए सेकंड। और ये प्रॉपर्टी सिनेमेटोग्राफी, सिनेमाज में इस्तेमाल की जाती है। तो persistent विजन क्या है बेटा, ऑप्टिकल इल्यूजन इन विच द ह्यूमन आई परसीव द कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ एन इमेज आफ्टर इट हैज डिसअपीयर्ड। आपको बेटा ऑब्जेक्ट हटा दिया गया आंखों से, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में वो दिख रहा है, इसको बोलते हैं persistent विजन। और कितने टाइम तक रहता है बेटा, 1/16 ऑफ सेकंड तक, याद रखिएगा। और ये प्रॉपर्टी सिनेमा में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है बेटा पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखो बेटा पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, आपके सामने 10 ऑब्जेक्ट पड़े हैं ना, तो आप 10 के 10 आइडेंटिफाई कर सकते हो अलग अलग। मैंने 10 अलग अलग चीजें रख दी, तो आप 10 के नाम बता दोगे, ये वाली है, ये वो वाली है, ये वाली है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि हमारी आई की बेटा एबिलिटी है वो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पहचान सकती है डिस्टिंक्टली, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ द आई टू ऑब्जर्व डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द आई बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। तो हमारी आंखों की क्षमता है कि वो अलग अलग चीजों को अलग अलग पहचान सकती है। कैसे पहचानती है बेटा, उसके लिए फोकल लेंथ वो चेंज करती रहती है, और वो कौन चेंज करता है, सिलियरी मसल्स की हेल्प से। ये कंट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, पीछे हमने पढ़ा भी था। द मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस जहां तक हमारी आंखें एकदम क्लियरली देख सकती हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये वो डिस्टेंस है जहां तक हमें दो चीजें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, और इसको नियर पॉइंट भी बोला जाता है आई का, ठीक है। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें अडल्ट की, तो ये है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक बेटा हमें दो चीजें, दो ही दिखने वाली हैं अलग अलग। उससे अगर ज्यादा नजदीक आएंगे तो ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हम दो चीजों को अलग अलग देख सकते हैं बेटा, उसको फार पॉइंट बोला जाएगा। और नॉर्मल आई के लिए ये इन्फिनिटी आता है। तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेंगे अलग अलग, और इन्फिनिटी तक भी दिखते हैं क्लियर। तो ये आ गया नियर पॉइंट, ये आ गया फार पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा डिफेक्ट ऑफ विजन, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला माइपिया या शॉर्ट साइडनेस। इसमें क्या होता है, जो जिस इंसान को माइपिया हो जाए तो वो क्या करता है बेटा, नजदीकी चीजों को आराम से देख सकता है क्लियरली, लेकिन दूर की चीजें उसको क्लियरली नहीं दिखती, ब्लर दिखना शुरू हो जाती हैं। A person with this defect has a far point near the infinity। अब प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, ऐसे हमारा फार पॉइंट था इन्फिनिटी, हम बड़ी दूर तक देख सकते हैं, लेकिन जिस बंदे को क्या हो जाए, ये प्रॉब्लम हो जाए माइपिया, तो अब उसका जो फार पॉइंट था वो इन्फिनिटी ना, उससे पहले आ गया, थोड़ा पीछे आ जाता है। तो एक फिक्स पॉइंट तक आप देख सकते हो, उसके बाद आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तो माइपिया में जो इमेज है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, वो फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने बनता है, ये भी याद रखना, पूछा जाता है। काज क्या है बेटा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का कर्वेचर अगर ज्यादा हो जाए, ज्यादा कर्व्ड हो जाए तो। और दूसरा इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, और आई बॉल अगर लंबा हो जाए, लॉन्ग हो जाए तो। करेक्शन, करेक्शन कैसे बेटा, इसके लिए कनकेव लेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। ये पॉइंट छोटे छोटे याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हाइपरमेट्रोपिया और फार साइडनेस। तो जिस बंदे को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है बेटा, वो दूर की चीजें देख पाता है, लेकिन नजदीक की चीजें जो है उनको क्लियरली नहीं देख पाता। ऐसे तो हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका वो शिफ्ट हो जाता है, 25 से आगे चला जाएगा, हो सकता है 30 सेंटीमीटर चले, 35 सेंटीमीटर चले, ठीक है। मान लो किसी का 30 सेंटीमीटर चलेगा, तो 30 सेंटीमीटर तक वो आराम से देख सकता है, उसके जैसे आगे आएगा तो ब्लर होना शुरू हो जाएगा। पहले वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दूर का तो देख लेगा, लेकिन पास का देखने में परेशानी होती है। नियर पॉइंट होता है इस बंदे का, जो है वो शिफ्ट हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से आगे चलेगा, 30, 35, 40 कुछ भी जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो है बेटा वो रेटिना के पीछे बनता है। कॉज क्या है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, और दूसरा बेटा आई बॉल जो है वो छोटा हो चुका है, या तो फोकल लेंथ जो आई लेंस की लंबी हो चुकी है, या फिर आई बॉल जो है वो बड़ा ज्यादा छोटा हो चुका है। करेक्शन क्या है बेटा, कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना पड़ता है, उससे ये ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा प्रेस बायोपिया। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग। जैसे जैसे एज बीतती है बेटा, तो एकोमोडेशन की जो पावर है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। फॉर मोस्ट पीपल नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली। तो बड़े सारे लोगों का होता है बेटा, नियर पॉइंट है वो दूर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और उनको पास की चीजें दिखने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इट arises
Because ciliary muscles holding the eye lens weakens and eye lens lose its flexibility. To correct presbyopia, an older person has to use spectacle with a convex lens of suitable focal length. Cause of presbyopia is increase in the focal length of the eye lens. ठीक है, तो presbyopia क्या था बेटा? पावर ऑफ एकोमोडेशन जो विद एज, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है हमारे आई की, वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बड़े सारे लोग जो है उनका नियर पॉइंट जो है वो दूर जाना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है बेटा नजदीक का देखना, और इसी को बोला जाएगा प्रेसबायोपिया जो विद एज होता है आपको। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो सिलियरी मसल्स हैं जिन्होंने आई लेंस को पकड़े रखा है वो कमजोर हो जाते हैं और आई लेंस जो है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो बैठता है। इसको ठीक करने के लिए बंदे को स्पेक्टेकल इस्तेमाल करने, कौन सी स्पेक्स लगानी है बेटा? कन्वेक्स लेंस वाली, फोकल लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। और जो कॉज है प्रेसबायोपिया वो क्या है? फोकल लेंथ जो आई लेंस का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो डिस्पर्शन पहले होता है क्या है आपको समझा देते हैं बेटा। जब व्हाइट लाइट जो है सूरज की रोशनी प्रिज्म में से पास करो तो वो 7 कलर में टूट जाती है, इसी को डिस्पर्शन बोला जाता है। ठीक है, फिर वो 7 कलर में टूटने के बाद कौन सा कलर नीचे है, कौन सा टॉप पे है, ऐसा क्यों होता है, वो सारे का सारा इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो पहले डिस्पर्शन क्या है बेटा? फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर एंड पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट को प्रिज्म में से पास करो तो 7 कलर में टूट जाती है, उसको बोला जाता है डिस्पर्शन। बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। और जो 7 रंग आपको स्क्रीन पे दिखेंगे उसको बोला जाएगा विजिबल स्पेक्ट्रम। आगे बेटा, सीक्वेंस ऑफ कलर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम फ्रॉम लोअर एंड इज गिवन बाय द एक्रोनिम बिबक्योर। अगर लोअर एंड की बात करें कि सबसे नीचे कौन सा कलर है, उसके ऊपर कौन सा है, नीचे से लेके ऊपर तक जो कलर है उसके लिए एक्रोनिम है बेटा बिबक्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर मुझे दिखेंगे, सबसे नीचे रहेगा वायलेट कलर। इन बिबग्योर रेड कलर इज एट द टॉप। रेड कलर सबसे ऊपर होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे लंबी है एंड बेंड्स थ्रू लीस्ट एंगल ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। और जब प्रिज्म इसे पास करेगा तो उसकी बेंडिंग सबसे कम होने वाली है। वायलेट कलर जो है वो आपको सबसे बॉटम में दिखेगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है और वो बेंड होगा मैक्सिमम एंगल से ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। लाइट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे कि सोडियम लैंप एक ऐसी लाइट जिसमें एक ही वेवलेंथ होती है, उसको बोलते हैं बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये आपके लिए नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, कभी पूछ ले एमसीक्यू तो आप लिख सकते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, इसकी सिंगल वेवलेंथ होती है जैसे सोडियम लैंप। लाइट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी वेवलेंथ इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जैसे सनलाइट है या फिर मर्क्यूरी लैंप है। कॉज ऑफ डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन का रीजन क्या है बेटा वो देखते हैं। The cause of dispersion is that the different color of white light having different wavelength travel through different speed in the prism। तो बेटा जो मेन रीजन डिस्पर्शन का वो क्या है? अलग अलग कलर की जो लाइट है उनकी वेवलेंथ अलग है और वो क्या करती हैं, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती हैं प्रिज्म में। Hence refracting index of the medium for different color is different। इसलिए बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का अलग अलग कलर के लिए अलग है, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट डिफरेंट कलर्स गेट डिविएटेड थ्रू डिफरेंट एंगल ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। इसलिए बेटा जब ये प्रिज्म से पास होते हैं तो अलग अलग एंगल से डिविएट होंगे एंड हेंस डिफरेंट कलर इमर्ज आउट फ्रॉम द प्रिज्म एंड काज डिस्पर्शन। इसलिए आपको सारे के सारे कलर अलग अलग दिखना शुरू हो जाएंगे जब वो प्रिज्म से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो मेन अगर आपको पूछा है काज के डिस्पर्शन का बेटा, वो क्या है कि इनकी जो स्पीड है वो अलग अलग हो जाती है प्रिज्म के अंदर, जिस वजह से इनकी बेंडिंग भी अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट बेटा रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। रिकम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जब एक प्रिज्म से पास करेंगे तो स्पेक्ट्रम मिलेगा, जब उस स्पेक्ट्रम को एक और प्रिज्म से पास करेंगे तो फिर से आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, इसको बोलेंगे रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। व्हेन वी पास व्हाइट लाइट थ्रू टू आइडेंटिकल प्रिज्म हेल्ड साइड बाय साइड विद द रिफ्लेक्टिंग एजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक को सीधा रखो दूसरे को उल्टा करके रख दो, तो पहला प्रिज्म डिस्पर्स करेगा व्हाइट लाइट को 7 कलर में और दूसरा प्रिज्म रिकम्बाइन करेगा 7 कलर को फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए जो दूसरे प्रिज्म से लाइट बाहर निकलेगी वो व्हाइट कलर की होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा रेनबो। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर शॉवर ऑफ रेन। तो रेनबो क्या बेटा? नेचुरल स्पेक्ट्रम है, ये भी स्पेक्ट्रम है, साथ के साथ रंग आपको दिखते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन नेचुरल है और ये आपको स्काई में दिखेगा जब भी कभी हल्की फुल्की बारिश होती है। It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplet present in the atmosphere।
किस वजह से होगा बेटा? सनलाइट की डिस्पर्शन होगी। अब वहां पे प्रिज्म तो है नहीं, तो प्रिज्म का काम क्या करेंगे? पानी वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की जो बूंदें होंगी जो एटमॉस्फेयर में है, वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, प्रिज्म की तरह काम करेंगे। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द सनलाइट, देन रिफ्लेक्टेड इंटरनली एंड रिफ्रैक्ट इट अगेन and when it comes out of the raindrop. Due to dispersion of light and internal reflection, different color reach the observer eyes. अब देखो होगा क्या बेटा, ये जो वाटर ड्रॉपलेट जब इसमें जाएगी ना, एंटर करेगी हमारी व्हाइट लाइट, तो सबसे पहले उसकी बेंडिंग होगी एंड डिस्पर्स द सनलाइट। ठीक है, बेंडिंग हुई, उससे क्या होगा? डिस्पर्शन होगी। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड रिफ्रैक्ट इट अगेन, फिर उसको क्या करेगा? वो इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा, अंदर ही उसकी रिफ्लेक्शन होगी, फिर उसके बाद में फिर से क्या होगी? उसकी रिफ्रैक्शन, बेंडिंग होगी। व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, फिर वो रेन ड्रॉप से बाहर आएगा। ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई, उस वजह से आपको अलग अलग कलर दिखना शुरू हो जाएंगे वायलाइट के। रेड कलर जो है वो सबसे टॉप पे दिखेगा, वायलेट जो है बेटा वो बॉटम में दिखेगा रेनबो के। विबग्योर के अकॉर्डिंग रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन टू अपोजिट ऑफ दैट ऑफ सन, और रेनबो बेटा हमेशा सन के अपोजिट में ही आपको दिखेगा। नेक्स्ट है बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करते हैं। अब होता क्या है बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ये आपको पता है, उनकी डेंसिटी भी अलग है। ठीक है, तो इसलिए मीडियम भी क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास करेंगे तो बेंडिंग होती है, इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से लाइट पास करती है तो उसकी बेंडिंग होती है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। As we move above the surface of the earth, density of air goes on decreasing. जैसे जैसे बेटा अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ चलते जाओ तो डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएंगी, अगर आप ऊपर से नीचे आओ तो डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। Therefore, upper layer of earth atmosphere are rare as compared to a lower layer of the earth atmosphere. इसलिए बेटा जो ऊपर वाली लेयर है वो रेयर है और नीचे वाली डेंसर है। इसलिए जो लाइट है जो स्टार से आ रही है सफर मल्टीपल रिफ्रैक्शन, उसकी बार बार बेंडिंग होती जाएगी क्योंकि बड़ी सारी लेयर्स एटमॉस्फेयर में, बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ पर पहुंचने से पहले उसकी बहुत बार बेंडिंग होगी, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब रेयर से डेंसर में आ रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअली दे आर। हमें जो स्टार हैं वो थोड़े ऊंचे दिखते हैं, उनकी पोजीशन थोड़ी ऊपर दिखती है, लेकिन वो उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती, एक्चुअली वो थोड़ा नीचे होते हैं। स्टार आर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट, स्टार्स की अपनी लाइट होती है, सिचुएटेड वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, वो अर्थ से बड़ी दूर होते हैं। एज डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए जो लाइट स्टार से आ रही है ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इसलिए बेटा जो स्टार से लाइट आ रही है वो रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है, और अगर रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है तो बेंडिंग हमेशा नॉर्मल की तरफ होगी। देयरफॉर अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। यही रीजन है बेटा कि जो आपको अपैरेंट पोजीशन, जो आपको स्टार दिख रहे हैं वो थोड़े हाई दिखेंगे उनकी एक्चुअल पोजीशन से। यहाँ पे बेटा डायग्राम से भी दिखाता हूँ, ये है आपका बेटा स्टार, यहाँ से लाइट आती है वो बेंड होती गई, बेंड होते होते यहाँ पे आपको दिख रही है। जब आप पीछे, क्योंकि लाइट जो है बेटा उसका रूल अब स्ट्रेट लाइन में चलती है ना, तो स्ट्रेट लाइन में पीछे की तरफ जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये इसकी अपेरेंट पोजीशन है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। वो क्यों हुई? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार चमकते क्यों हैं? स्टार ट्विंकल एट नाइट, रात को तारे चमकते हैं, बिकॉज द स्टार लाइट रीचिंग और राइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कंटिन्यूसली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका रीजन क्या बेटा, स्टार से जो लाइट आ रही है ना वो लगातार क्या है, कभी बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। किस वजह से? वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। लाइट फ्रॉम ए स्टार एंटरिंग द अर्थ ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। हमें पता है बेटा अगर ऊपर से नीचे आओगे तो हमेशा रेयर से डेंसर में जाओगे, इसलिए बेंडिंग हमेशा टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। Moreover, temperature and optical density of the Earth atmosphere change continuously. Temperature और जो density है बेटा layers की वो continuously change होती रहती है, इसलिए amount of light from the star reaching our eyes changes continuously. यही reason है बेटा कि जितनी light आ रही है ना स्टार से हमारे तक वो भी continuously change होती जा रही है,
क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो भी चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो व्हेन द स्टार लाइट रीचिंग आवर आई इंक्रीज, जब बेटा ज्यादा लाइट आती है तो स्टार हमें ब्राइट दिखती है, और जब स्टार लाइट हमारे तक कम पहुंचेगी तो हमें डिम दिखेंगी। इसलिए स्टार जो है वो ब्राइट और डिम होते जाते हैं बार बार। इससे क्या होता है, हमें दिखते हैं कि तारे जो है वो चमक रहे हैं। ठीक है बेटा, वाई डोंट प्लेनेट ट्विंकल, तो प्लेनेट क्यों नहीं चमकते? प्लेनेट जो है बेटा क्लोज टू अर्थ, एक तो ये अर्थ के क्लोज है, इसलिए अपीयर बिगर एज कम्पेयर टू स्टार, तो इसलिए हमें ये बड़े दिखते हैं एज कम्पेयर टू स्टार। प्लेनेट जो है आप उसको मान सकते हो कि बड़े सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब बड़ी सारी, जैसे एलईडी बल्ब होते हैं ना, बड़ी सारी एलईडी से मिलकर बना हुआ, आप इसी तरह से सोच सकते हो कि जो प्लेनेट है बेटा वो बड़े 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 सारे छोटे छोटे सोर्स ऑफ लाइट से मिलकर बना हुआ है। अब एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से कई जगह में, कुछ जगह लाइट ज्यादा होगी, कुछ पॉइंट से लाइट ज्यादा आ रही है, कुछ पॉइंट से कम आ रही है, तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, इसलिए हमें वो चमकते हुए नहीं दिखेंगे। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन व्हेन सम ऑफ द पॉइंट सोर्स लुक ब्राइटर अदर अपीयर डिमर, जब कुछ जो है बेटा ब्राइट है दूसरे डिम दिख रहे हैं, इसलिए ऑन द होल ओवरऑल जो ब्राइटनेस है प्लेनेट की वो सेम ही रहती है, इसलिए प्लेनेट जो है वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एडवांस्ड सनराइज एंड डिले सनसेट। सनराइज थोड़ा एडवांस पहले हो जाता है और सनसेट थोड़ा लेट होता है। सन अपीयर्स टू राइज अबव होराइजन 2 मिनट्स बिफोर इट एक्चुअली इज अबव होराइजन। तो कहते हैं बेटा अभी सूरज जो है होराइजन से नीचे होता है, तो हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है, अभी वो नीचे ही है तो 2 मिनट पहले ही दिख जाएगा कि वो ऊपर आ चुका है। इसको बोलेंगे एडवांस सनराइज। ये किस वजह से होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। दिस इज ड्यू टू द रीजन एज वी मूव above the surface of earth density of air goes on decreasing, लाइट जो है सन से वो अर्थ एटमॉस्फेयर में हमेशा क्या करेगी, रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी और हमेशा बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये कहानी बेटा सभी में चलेगी, लाइट जब भी आएगी रेयर टू डेंसर ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसीलिए काजिंग द सन विच इज बिलो होराइजन अपीयर टू राइज अबव द होराइजन। इसके रीजन क्या होगा बेटा, सूरज जो है अभी नीचे है होराइजन से, हमें ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखो डायग्राम से दिखाती है, ये सन है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर है, अच्छा हाँ ये ऑब्जर्वर है बेटा, ये सन है, ये भी होराइजन से नीचे है, ठीक है। ये लाइट आ रही थी, ऊपर की तरफ जाना था इसने, लेकिन बैंड होके ऑब्जर्वर तक पहुंच गई। अब ऑब्जर्वर बेटा उसके लिए तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जब इसको स्ट्रेट लाइन में पीछे ड्रॉ करोगे तो आपको सन जो है वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसलिए बेटा अभी वो होराइजन से नीचे लेकिन हमें ऊपर दिखेगा, तो इसको बोलेंगे एडवांस सनराइज। इसी तरह से बेटा सन विच इज ऑलरेडी गॉन बिलो द होराइजन, अब सन जो होराइजन से नीचे जा चुका है लेकिन फिर भी हमें ऊपर दिखेगा, क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। इसलिए सन अपीयर टू सेट 2 मिनट्स लेटर, तो इसलिए सूर्य जो है वो 2 मिनट लेट हमें दिखेगा नीचे जाता हुआ। इस तरह से बेटा जो डे की लेंथ है वो 4 मिनट बढ़ जाती है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? फिनोमेना बाय व्हिच ए बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन इट इंटरेक्ट विद द पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर। होता क्या है बेटा, जब लाइट जो है एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ टकराती है तो वो हर डायरेक्शन में फैल जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज दैट द साइज ऑफ द स्कैटर इज मच लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और फैक्टर क्या है बेटा स्कैटरिंग का? ऐसा नहीं है कि हर बार स्कैटरिंग होगी या फिर हर कलर की होगी। उसका रीजन क्या रहेगा बेटा कि जो पार्टिकल का साइज है, ठीक है, वो छोटा होना चाहिए लाइट की वेवलेंथ से, फिर स्कैटरिंग होगी, ऐसे नहीं होगी। टेंडल इफेक्ट, व्हेन ए फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर ए स्मोक फिल्ड रूम स्मोक पार्टिकल बिकम विजिबल। आपने देखा होगा बेटा कभी भी रूम में सफाई करते हो और मान लो एक होल है, वहां से लाइट आ रही है तो आपको लाइट में डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देते हैं, है ना, तो फिर आपको पूरा बीम दिखता है वो। दिस फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू अ टिंडल इफेक्ट। और इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और इसमें जो पार्टिकल है वो कोलाइडल पार्टिकल बोला जाता है। द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। अब कौन से कलर की लाइट स्कैटर होगी वो डिपेंड करेगा कि स्कैटरिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल उनका साइज कैसा है। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर ब्लू लाइट वाइल पार्टिकल ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। अगर बड़े ज्यादा छोटे हैं पार्टिकल तो ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है उसको स्कैटर करेंगे, अगर बड़े हैं तो फिर बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। अगर साइज जो है स्कैटरिंग पार्टिकल का लार्ज इनफ देन दे स्कैटर वाइलेट, अगर बड़ा ज्यादा है तो फिर वो सिर्फ वाइलाइट को ही स्कैटर करते हैं।
वाई इज द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू? जब आसमान साफ रहता है बेटा तो आपको ब्लू कलर का क्यों दिखता है? ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। तो कहता है बेटा जो एयर के मॉलिक्यूल हैं या फिर दूसरे पार्टिकल ले लो एटमॉस्फेयर में, उनका साइज जो है वो विजिबल लाइट से बड़ा कम है। अगर विजिबल लाइट जो है व्हाइट लाइट है, ठीक है, उससे बड़ा कम है। Therefore, they are more effective in scattering light of shorter wavelength I, that is blue. इसलिए बेटा वो क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वेवलेंथ होगी उसको स्कैटर करेंगे, जैसे कि ब्लू कलर की है। Thus, when sunlight pass through atmosphere, इसलिए बेटा जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से गुजरेगी तो फाइन पार्टिकल इन एयर, हवा में जो पार्टिकल हैं वो ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे ज्यादा एज कम्पेयर टू रेड। स्कैटरिंग सबकी होगी लेकिन ब्लू कलर की सबसे ज्यादा होगी। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर आवर आई, और जो कलर स्कैटर होगा बेटा हमें वही दिखेगा, इसलिए स्काई में ब्लू कलर की दिखती है। अगर यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपको स्कैटरिंग कोई भी नहीं होती और स्काई जो है वो डार्क कलर की आपको दिखती। ठीक है, तो ये बेटा इसका लास्ट टॉपिक था। इसके साथ ही चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मंजूर करें। बेस्ट ऑफ लक।